एक मिनट। हेलो। तो आज रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर 5 केमिस्ट्री का, सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में देखो हम रिवाइज कैसे करते हैं। सबसे पहले तो जो कॉपी में जितना नोट्स लिखा हुआ सर लिखवाए हैं जितना, सबको एक बार पढ़ लेना है। सारा टॉपिक दिया, फिर उसका जो भी परिभाषा है ये सब पढ़ लेना है एक बार। इतना सारा मतलब जो भी परिभाषा है सारा चीज़, डिफरेंस हो गया, 5 नंबर चाहे 2 नंबर सब इसी में से हैं। तो एक बार कॉपी को अच्छे से पढ़ लेना है, क्या इसमें दिया हुआ है टॉपिक है, फिर उसका क्या क्या है, मतलब पढ़ के याद करने का कोशिश करना है, बढ़िया से याद वगैरह कर लेना है। रिवाइज करने के बाद जो जो मतलब जो बनते जा रहा है, जो आसान टॉपिक लग रहा है, छोटा छोटा टॉपिक जैसे एंजाइम क्या है, इसकी अभिलक्षणिक गुण, ये सब अधिशोषण अवशोषण, या स्टार्टिंग में जो है कहा गया अधिशोषण अवशोषण शोषण, ये सब जो छोटा छोटा टॉपिक है इसको आराम से याद कर लेना है। तो छोटा छोटा उसको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, 2 नंबर का उसमें से बन जाता है बढ़िया से, उसको कंप्लीट कर लेना है। फिर ये कुछ 2 नंबर, ये भी 2 ही नंबर में है कि प्रभावित करने वाले कारक क्या है, उच्च निर्भर अधिशोषण के अनुप्रयोग, उत्प्रेरक किसे कहते हैं, एंजाइम किसे कहते हैं, सब छोटा छोटा टॉपिक है 2 नंबर वाला, इसको बढ़िया से याद कर लेना है। और फिर आता है कुछ कुछ 5 नंबर वाला टॉपिक, जैसे एंजाइम की क्रियाविधि, एंजाइम के अभिलाक्षणिक गुण हो गए, कोलाइड हो गए, कोलाइड के निर्माण, ये सब क्या, परिचित प्रावस्था और परिचित प्रमाद, ये सब 2 ऑब्जेक्टिव में आता है ये सब। बाकी ये सब पायस क्या है, और पायस के प्रकार 5 नंबर में आता है, क्वेश्चन बैंक में भी दिया हुआ है। तो इसको पढ़ लेना, मतलब कॉपी को एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, जो भी इसमें दिया हुआ है 2 नंबर वाला पहले आराम से कंप्लीट करना है, बस बस इतना कर लेना। उसके बाद फिर 2 नंबर को कंप्लीट करने के बाद रिवाइज़ कैसे करना है, एक बार जैसे पढ़ लिए, पढ़ने के बाद दिमाग में जितना याद है उसको एक टॉपिक में लिख लेना है ऐसे। जैसे मतलब एक स्टिकी नोट्स लेके ये छोटा छोटा टॉपिक ले लिए, पृष्ठ रसायन किसे कहते हैं, अधिशोषण अवशोषण, अधिशोषण की छोटा छोटा टॉपिक पहले लिख लिए। और वही टॉपिक को क्या करना है कि कॉपी को बंद करना है, कॉपी या साइड में सादा मतलब कॉपी कोई दूसरा लेना है, और उसके बाद इसको लिखना है। जैसे यहाँ टॉपिक पढ़ लिए, टॉपिक में क्या है, पृष्ठ रसायन। तो पृष्ठ रसायन के बारे में क्या जानते हैं कि वह अभिक्रिया, मतलब ऐसी अभिक्रिया नहीं, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग पृष्ठ पर घटने वाली घटनाओं का, घटने वाली अभिक्रियाओं या घटनाओं का अध्ययन करते हैं, अभिक्रियाओं या घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे पृष्ठ रसायन कहते हैं। ये हो गया टॉपिक एक पहला को हो गया, पहला को टिक मार लेंगे। फिर अधिशोषण किसे कहते हैं, अधिशोषण के बारे में लिख देंगे। अधिशोषण जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के पृष्ठ पर संचित हो जाता है तो वह प्रक्रिया अधिशोषण कहलाती है। अवशोषण में स्थूल में संचित हो जाता है, मतलब पदार्थ के बाहरी पृष्ठ के अंदर में, मतलब स्थूल में संचित हो जाता है कोई दूसरा कण, कोई दूसरे पदार्थ का कण, तो उसे अवशोषण कहते हैं। ऐसे अधिशोषक किसे कहते हैं, अधिशोषक किसे कहते हैं, छोटा छोटा टॉपिक है, ये सबको कंप्लीट करना है। फिर यहाँ पर आगे लिखे कि अधिशोषण की क्रियाविधि क्या है, छोटा छोटा टॉपिक है ये सब, इसको कवर कर लेना है। तो छोटा टॉपिक तो आराम से कवर हो जाएगा। और इसमें फिर दिक्कत आता है कुछ कुछ टॉपिक में, जैसे हो गया इसके अंतर में 8 या 9 अंतर है, उसको देख लेना है एक बार, 8-9 अंतर क्या क्या है। जैसे मैं यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ अंतर इसमें दिया हुआ, पहले एक बार पढ़ लेना है, इसको अच्छा से रिलेट करके पढ़ना है। इसमें अधिशोषण तथा अधिशोषक के बीच दुर्बल वान डेर वाल्स लगता है भौतिक में, रासायनिक में रासायनिक आबंध बनता है, रासायनिक है तो रासायनिक आबंध बनता है। यह प्रकृति में विशिष्ट होता है, मतलब क्या प्रकृति में बहुत विशिष्ट होता है। और ये दूसरा प्रकृति में मतलब नहीं, भौतिक अधिशोषण प्रकृति में विशिष्ट नहीं होता है, ये विशिष्ट होता है। मतलब ऐसे ही जो लिखा हुआ है अपना पढ़ लेना है, इसको याद करके एक जगह इसका भी टॉपिक बना लेना है। टॉपिक यहाँ बना लिए और फिर टॉपिक के में से पढ़ के आराम से लिखते जाना है। यहाँ पर जो है जगह दिखाते हैं, इसको रिवाइज हम करते। सो टॉपिक बना लिया हम एक और, कॉपी पढ़ लिए, और कॉपी पढ़ने के बाद मतलब छोटा छोटा है ये लिखा हुआ है इसमें कि मतलब एक ही कॉपी में एक पेज में पूरा कवर हो जाए, इसलिए छोटा छोटा लिखते हैं, पूरा पेज लिखने का ज़रूरत नहीं है। छोटा छोटा मतलब अपना जितना अच्छा से कंफर्टेबल है वैसे करके लिख सकते हैं। जैसे क्या है यहाँ टॉपिक दिए हुए लिखे हुए हैं पृष्ठ रसायन, तो यहाँ पर पृष्ठ रसायन के बारे में टॉपिक लिख के जितना याद है हमको उतना लिख देते हैं, यहाँ से यहाँ तक
जो भी याद है। फिर उसके बाद अगला टॉपिक अधिशोषण किसे कहते हैं, एक मिनट अच्छे से दिखा देते हैं। एक मिनट। जैसे अधिशोषण हो गया, अवशोषण हो गया, टॉपिक अधिशोषक किसे कहते हैं, अधिशोषक किसे कहते हैं, जो भी अपना उसके टॉपिक के बारे में जानना है उसको बढ़िया से लिख लेना है, ठीक है। छोटा छोटा टॉपिक। और फिर डिफरेंशियल अभी इसी में देखो, डिफरेंशियल अभी लिखे हुए होंगे, कहाँ गया, भौतिक अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण के बारे में लिखे हैं। वैसा अधिशोषण जिसमें अधिशोषक तथा अधिशोषक के बीच वांडर वाल बल आकर्षण बल लगता है, उसे भौतिक अधिशोषण कहते हैं। गुण भी हो गया एक तरह से, और इसका परिभाषा भी हो गया। फिर इसका गुण लिख दिए। फिर यहाँ पर आगे रासायनिक अधिशोषण हो गया, रासायनिक अधिशोषण लिखने का दूसरा गुण लिख दिए, ठीक है। गुण सब लिखने का जो भी अपना गुण है। उसके बाद अगला आता है मतलब जो टॉपिक अगला आ रहा है, उसके बाद क्या टॉपिक आ रहा है, फ्राइनलिक समतापी अधिशोषण की सीमा किसे कहते हैं। तो अधिशोषण की सीमा इकाई द्रव्यमान वाले अधिशोषक द्वारा अधिशोषित की गई अधिशोषक की मात्रा को अधिशोषण की सीमा कहते हैं। अपना भाषा जो सर लिखा है उसी को बस देख के याद करके लिख देना है बढ़िया से, याद करने के ऊपर सब है। यहाँ जो भी परिभाषा है अपना, इसको याद करके टॉपिक बना के और एक जगह लिख लेना है। इससे जितना ही हो जाए, मतलब याद जितना है उतना लिख लेना टॉपिक में से, और फिर जो नहीं याद हो कॉपी में से देख के अपना लिख सकते हैं। यहाँ तक कवर हो गया। और फिर शॉर्ट आंसर में ऐसे करना, लॉन्ग आंसर में भी धीरे धीरे करके याद करना। लॉन्ग आंसर में 2 लाइन 4 लाइन 5 लाइन याद करके लिखना है। फिर उसके बाद अगला जो याद होगा अगला उसको लिखना है। फिर आगे ऐसे छोटा छोटा टॉपिक ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। कुछ कुछ जगह पर आता है समझाने, मतलब समझ में नहीं आता है। जैसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत्प्रेरण की क्रियाविधि एक टॉपिक आता है, एक मिनट देख लेते हैं। उत्प्रेरण की क्रियाविधि कहाँ है, उत्प्रेरण की क्रियाविधि है, विषमांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, देखो लिखा हुआ क्या है, ठोस उत्प्रेरक अपने सतह पर गैस को अधिशोषित करते हैं, जिस कारण से गैस की सांद्रता उत्प्रेरक की सतह पर बढ़ती है और अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है। मतलब क्या आ जाएगा, इसको समझने का कोशिश करते हैं एक बार। यहीं पर देख लेते हैं। यहाँ ठोस उत्प्रेरक अपने सतह पर कोई ठोस उत्प्रेरक है, ठीक। ये अपने सतह पर क्या करते हैं, अधिशोषित करते हैं गैस को। गैस का कोई कण हो गया, जैसे गैस का कण हो गया, इधर उधर गैस का कण हो गया, इसको अपनी सतह पर अधिशोषित करते हैं। मतलब सतह पर यहाँ पर जमा लेती है। अधिशोषित करना मतलब क्या होता है कि अपने सतह पर जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के सतह पर जम जाता है या बैठ जाता है तो उसे अधिशोषक कहते हैं, या अधिशोषित कर लेना कहते हैं। तो वही बात है, अधिशोषित कर लेता है। तो गैस की सांद्रता क्या होती है, पहले पृष्ठ पर बहुत मतलब कण कम था, जब गैस के कण को अधिशोषित कर लिया तो गैस के कण जो है क्या हो गया, गैस की सांद्रता बढ़ गई, कणों की संख्या बढ़ी, मतलब क्या, सांद्रता बढ़ गई। तो जब सांद्रता बढ़ गई तो अभिक्रिया का गति बढ़ जाता है। जब सांद्रता बढ़ गया तो अभिक्रिया का गति भी बढ़ गया। यही छोटा सा परिभाषा है इसका। और इसके बाद अभिक्रिया होता है। पहले सबसे पहले क्या करता है, ये ठोस के कण जो होते हैं वो उत्प्रेरक की ओर विस्तृत होते हैं। मतलब ठोस के कण में अभिकारक के कण हैं, अभिकारक के जो अणु होते हैं उत्प्रेरक के, जैसे ये उत्प्रेरक है, ठीक है, कैटेलिस्ट उत्प्रेरक, और ये अभिकारक के कण है ए और बी। अभिकारक के कण पहले, अभिकारक के कण अलग है तो उत्प्रेरक अलग है। ये उत्प्रेरक जो होता है अभिकारक के कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। जब उत्प्रेरक के कण इस पर मिलते हैं तो अभिकारक के जो उत्प्रेरक अपनी सतह पर उत्प्रेरक जो है अपनी सतह पर पहले अभिकारक को अधिशोषित कर लेते हैं, बुला लेते हैं, अपनी सतह पर बैठा लेते हैं। फिर दोनों के बीच में क्या बनता है, उत्पाद बनता है, मध्यवर्ती मतलब निर्माण होता है, दोनों के बीच अभिक्रिया होता है। तो उससे क्या होता है, उसमें उत्पाद का निर्माण होता है। उत्प्रेरक की सतह से अभिक्रिया उत्पाद का अभिशोषण 5 स्टेप में होता है। सबसे पहले क्या होता है कि अभिकारक का जो अणु है उत्प्रेरक की सतह की ओर आकर्षित होता है, उसके सतह पर बैठ जाता है, जिसको अधिशोषित करना कहते हैं। और दूसरा में होता है उत्प्रेरक अपनी सतह पर अभिकारक के अणुओं को अधिशोषण, मतलब पहला उसकी ओर आकर्षित हुआ, दूसरा में उस पर बैठ गया, जाके आकर्षित होकर बैठ गया। फिर दोनों के बीच मध्यवर्ती बना, मतलब रिएक्शन हुआ, दोनों के बीच रिएक्शन हुआ। उसके बाद रिएक्शन से क्या बना, उत्पाद बन गया।
तो इसे अभिक्रिया होने के बाद उत्पाद बनता है ना, वैसे यहाँ के। और ये जो उत्प्रेरक क्या होता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। तो वही उत्प्रेरक अभिक्रिया अभिकारक के साथ मिला और उत्पाद बना दिया। उत्पाद बनाने के बाद चौथा स्टेप में उत्पाद जो होता है उत्प्रेरक की सतह से हट जाता है, मतलब विशोषण हो जाता है। यहाँ लिखा हुआ उत्प्रेरक की सतह से अभिकारक उत्पाद का विशोषण, मतलब अभिक्रिया के फलस्वरूप जो उत्पाद बना वो उत्प्रेरक की सतह से अलग हो गया। ठीक, अलग होने के बाद पचमा में क्या है, दोनों के बीच का दूरी बढ़ जाता है, जिससे जो उत्प्रेरक है वो दूसरे अभिकारक का ये कर सके, दूसरे अभिकारक का अभिक्रिया करा के फिर से उसका गति बढ़ा के मतलब फिर से नया उत्पाद बना सके। तो इसमें 5 स्टेप होता है। 5 स्टेप, 1 मिनट। 5 स्टेप में पहला क्या किया कि पहले उसको आकर्षित किया, फिर दूसरे में अपने सतह पर अधिशोषित कर लिया, फिर तीसरे में क्या बन गया, मध्यवर्ती निर्माण हुआ जिससे उत्पाद बन गया, फिर उत्पाद अलग हो गया, फिर उत्पाद बहुत दूर चला गया तथा कैटेलिस्ट दूसरे उत्प्रेरण के लिए उपलब्ध हो गया। ठीक है, हो गया, इतना ही करना है उस विषवांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि। फिर एक टॉपिक आता है, ये तो नॉर्मल है, एंजाइम किसे कहते हैं, जैव रासायनिक अभिक्रिया। और क्या है, एंजाइम की क्रियाविधि। एक एंजाइम का क्रियाविधि होता है। देखो एंजाइम में क्या होता है, एंजाइम भी एक प्रकार का उत्प्रेरक ही होता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ होगा कहीं पर, यह एक जटिल नाइट्रोजनित कार्बनिक यौगिक है जो जीव जंतुओं के द्वारा प्राप्त होता है तथा जैव रासायनिक अभिक्रियाओं का उत्प्रेरण करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, जैव रासायनिक। हाँ, जैव रासायनिक उत्प्रेरक कहते हैं। एंजाइम भी एक प्रकार का उत्प्रेरक है, तो ये भी अभिक्रिया का उत्प्रेरण करवाएगा और अभिकारक के मतलब अभिक्रिया का गति तेज करवाएगा। वही बात यहाँ लिखा हुआ है, एंजाइम के कोलाइडी कणों की सतह पर कोटर पाए जाते हैं जिसका एक अभिलाक्षणिक आकृति होता है तथा कोटर की सतह पर OH तथा COOH पाए जाते हैं। यहाँ दिया हुआ होगा, मान लेते हैं कोई कोलाइड है, एंजाइम के कोलाइड, ये एंजाइम है उसका कोलाइड है और उसके कोलाइड का जो कण है उसके सतह पर कोई कोटर मान लेते हैं पाया जाता है। कोटर यहाँ दिया हुआ ही है, क्या है, एंजाइम है, एंजाइम का सतह के ऊपर का कोटर है। आगे पढ़ते, कोटर होता है जिसकी सतह कहाँ गया, सतह पर सक्रिय OH तथा COOH पाए जाते हैं। अभिक्रिया अणु जिसकी परिपूरक आकृति होती है। अभिक्रिया अणु जैसे मान लेते हैं ये कोटर है, ठीक ना, एक कोटर है, इसके कोटर के बाद जो अभिक्रिया का अणु होता है, मतलब अभिकारक का जो अणु होता है उसका आकृति जो होता है इसका परिपूरक होता है, मतलब इसका जैसा आकृति है उसका भी अभिकारक का उसके परिपूरक आकृति होता है, इसका आधा है तो आधा इसका होगा। ठीक, वही बात यहाँ लिखा हुआ है। फिर क्या है, उसमें एंजाइम यहाँ पर है ना परिपूरक आकृति होती है जिसमें एंजाइम ठीक उसी प्रकार फिट हो जाते हैं जिस प्रकार ताले में चाबी। एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे ये ताला हो गया, एंजाइम उत्प्रेरक के ऊपर जो कोटर पाए जाते हैं, एंजाइम उत्प्रेरक के कोलाइडी कणों के ऊपर जो कोटर पाए जाते हैं उसकी अभिलाक्षणिक आकृति होती है। अभिलाक्षणिक आकृति मतलब कोई भी आकृति होगा जिसका परिपूरक आकृति अभिकारक होगा। अभिकारक के कणों का जो आकृति होगा सो ये कोलाइड के मतलब एंजाइम के कोलाइड के कणों का ऊपर जो कोटर पाए जाते हैं उसका परिपूरक होगा। और यही एंजाइम का जो मान लेते हैं एंजाइम का ये है कोटर और इसका आकृति अभिकारक की आकृति से मैच कर रहा है तो दोनों संकुल बनाएंगे मिलकर, मतलब परिपूरक आकृति अभिकारक और उत्प्रेरक मिलकर संकुल बनाएंगे और उससे फिर उत्पाद बनता है। उत्पाद बन के फिर दोनों अलग अलग हो जाते हैं। वही नॉर्मल बात है, याद करना है। फिर क्या है, एंजाइम का उच्च अभिलाक्षणिक गुण हो गया, उच्चतम दक्षता होता है, फिर उच्च विशिष्ट प्रकृति होती है। बस याद करने वाला है, इसमें समझाना क्या है, याद करना है। फिर यहाँ भी सक्रियक और सह एंजाइम। सक्रियक वह होता है जो ये एंजाइम उत्प्रेरण की सक्रियता को बढ़ा देता है, मतलब और तेज कर देता है। सह एंजाइम भी वही कार्य करता है। फिर एक संदमक होता है जो एंजाइम उत्प्रेरक की अभिक्रिया को सक्रियता को कम कर देता है। एक सक्रियक होता है और एक संदमक होता है। सक्रिय का जो है वो क्रिया सक्रियता बढ़ाता है, संदमक क्रिया सक्रियता घटाता है। यहाँ तक उत्प्रेरण। और क्या क्या टॉपिक है यहाँ, विलयन प्रावस्था से विलय का अधिशोषण प्रभावित करने वाले कारक, ये एक टॉपिक इम्पोर्टेंट है। और कोलाइड परिभाषा, कोलाइड, इसके बाद कोलाइड आता है। कोलाइड में क्या क्या होता है, परिक्षेप प्रावस्था होता है, परिक्षेपण माध्यम होता है,
उसी के ऊपर आधारित ये इसका 9 प्रकार होता है, मतलब 8 प्रकार होता है। 8 प्रकार है, और वही 8 प्रकार में 2-2 प्रकार दिया हुआ है कि किसको क्या बोलते हैं। जब परिक्षेप प्रावस्था, मतलब परिक्षेप प्रावस्था जो कम मात्रा में, परिक्षेपण मात्रा माध्यम जो ज़्यादा मात्रा में कम मात्रा मिला तो क्या बनेगा, उसी का एग्जाम्पल दिया है, याद करने वाला है ये। उसके बाद इसमें एक होता है ये द्रव्य और द्रव्य का जो मिश्रण होता है उसको पायस कहते हैं। इसके बारे में आगे पढ़ना है। द्रव्य के मिश्रण को पायस कहते हैं। वैसा कोलाइट जिसमें परिक्षेप प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव्य होते हैं उसे पायस कहते हैं। पायस के 2 प्रकार होते हैं, जल में तेल का परिक्षेपण और तेल में जल का परिक्षेपण, जल में तेल का परिक्षेपण। तो यही है। और ये 5 नंबर में भी आता है क्वेश्चन कि पायस किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं ऐसा। तो इसमें पहले याद कर लेना है कि पायस कहते किसे हैं, फिर इसमें पहले एग्जाम्पल दे देना इसका। तेल में जल का परिक्षेपण, जब जल में होगा ना, जिसमें होगा वो ज़्यादा मात्रा में और जो होगा सो कम मात्रा में। जैसे जल में है तो इसमें जल ज़्यादा मात्रा में होगा, ज़्यादा मात्रा में जो होता है उसको बोलते हैं ये परिक्षेपण माध्यम। जो कम मात्रा में होता है तेल का, मतलब जिसका होता है वो होता है कम मात्रा में, जो कम मात्रा में होता है उसको बोलते हैं परिक्षेपण प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था बोलते हैं। जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसको बोलते हैं परिक्षेपण मात्रा। पहला है ना तेल का जल में परिक्षेपण, उसका क्या है, वैसा पायस जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था तेल है, जो परिक्षिप्त प्रावस्था मतलब कम मात्रा में, और परिक्षेपण मात्रा, परिक्षेपण माध्यम मतलब ज़्यादा मात्रा में, जो तेल होता है उसे तेल का जल में परिक्षेपण करते हैं। फिर एक दूसरा एग्जाम्पल क्या है, जल का तेल में परिक्षेपण होता है। वैसा पायस जिससे परिक्षिप्त प्रावस्था जल तथा परिक्षेपण माध्यम तेल होता है उसे जल का तेल में परिक्षेपण करते हैं। 5 नंबर में आता है, इसी का लिख देना है मिला जुला के। फिर एक होता है पायसी कर्मक, जो अमिश्रणीय घटक को मिश्रणीय बना देता है उसे पायसी कर्मक कहते हैं। वो जो एग्जाम्पल पीछे देखे थे तेल का जल में परिक्षेपण, उसका पायसी कर्मक कौन है, प्रोटीन है। मतलब तेल का जल में परिक्षेपण करवाना है तो दोनों अगर मिश्रणीय नहीं है तो उसको मिश्रणीय बनाना है तो उसमें पायसी कर्मक मिला देंगे। सोप हो गया, वसी अम्ल हो गया, प्रोटीन हो गया, ये दोनों ये सब मिला देंगे तो दोनों मिश्रित हो जाएगा एक दूसरे में। तो यही बात है। फिर आता है कोलाइड, 2 प्रकार का होता है, द्रवरागी और द्रवविरागी। तो द्रवरागी कोलाइड का ये परिभाषा है, द्रवरागी का ये है, अंतर इसमें लिखना है। ये भी आता है 2-4 नंबर का, इसको भी देख लेना अच्छे से। फिर क्या है ये परिक्षेप, ये मतलब वो जो पीछे था परिक्षेप प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम के आधार पर 8 प्रकार था जिसमें पायस आया था। और फिर यहाँ पर क्या है अंतर, कोलाइड किसमें आता है, परिक्षेप प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के बीच लगने वाले अन्योन बंध के, अन्योन क्रिया के आधार पर, मतलब दोनों के बीच परिक्षेप प्रावस्था है, परिक्षेपण माध्यम है, दोनों के बीच जो आकर्षण बल लगा उसके आधार पर 2 प्रकार का होता है, द्रवरागी और द्रवविरागी। फिर तीसरा प्रकार आता है परिक्षेप प्रावस्था के प्रकृति के आधार पर कितना होता है, तो प्रकृति के आधार पर 3। पहले क्या था, परिक्षेप प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के आधार पर 8 प्रकार का परिक्षेप। फिर दूसरा में क्या है, परिक्षेप प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के बीच लगने वाले आकर्षण बल के आधार पर कितना है, 2 है, द्रवरागी द्रवविरागी। फिर तीसरा में क्या है, परिक्षेप प्रावस्था की प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर भी कितना है, 3 प्रकार का होता है। पहला बहुआण्विक, दूसरा है बृहदाण्विक और तीसरा सहचारी। बहुआण्विक मतलब जिसका कण बहुत बड़ा होता है, क्या है, वैसा कोलाइड जो बहुत सारे अणुओं से मिलकर बनते हैं, मतलब बहुत सारे अणु से मिलकर एक बड़ा अणु बनता है, मिलकर बनते हैं, तथा जिनका आकार कोलाइडी सीमा के अंदर होता है। बड़ा तो होता है लेकिन उसका आकार कितना होना चाहिए, कोलाइडी सीमा के अंदर होना चाहिए, नहीं तो कोलाइडी सीमा से बाहर हो जाए तो कोलाइड नहीं कहलाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं बहुआण्विक कोलाइड। फिर दूसरा में होता है वैसा कोलाइड जिनके कणों का आकार बहुत बड़ा होता है, बृहदाण्विक कोलाइड कहते हैं। ये सबसे मतलब बहुत बड़ा आकार होता है तो उससे कहते हैं बृहदाण्विक। और बहुआण्विक मतलब वो, हाँ डिफरेंस है दोनों में, जब बहुत आकार एक ही कण का आकार बहुत बड़ा होगा तो बृहदाण्विक, और जब छोटा छोटा बहुत सारा कण मिलके एगो छोटा कण मिलके बन जाएगा तो उसको बोलेंगे बहुआण्विक। जैसे बहुआण्विक में बहुत सारा अणु रहेगा, बहुआण्विक में बहुत सारा अणु, और बृहदाण्विक में एक ही अणु लेकिन बड़ा वाला अणु रहेगा, यही डिफरेंस है। फिर तीसरा क्या है, सहचारी कोलाइड। सहचारी कोलाइड में एक आता है 5 नंबर में, ये सहचारी कोलाइड किसे कहते हैं, इसी को मिसेल भी कहते हैं शायद, हाँ। तो इसका क्या पड़ेगा सब, वैसे कोलाइड जो निम्न सांद्रता पर वैद्युत अपघटनीय विलयन तथा उच्च सांद्रता पर कोलाइड की तरह व्यवहार करते हैं उसे सहचारी कोलाइड कहते हैं। जैसे निम्न सांद्रता है ना, निम्न सांद्रता तो करेंगे किसके तरह, वैद्युत अपघटनीय विलयन, वैद्युत अपघटनीय विलयन जिसमें रखने पर विद्युत अपघटन का क्रिया भी होता है,
तो वही बात है, जो निम्न सांद्रता पर वैद्युत अपघटनी विलयन तथा उच्च सांद्रता पर कोलाइड की तरह व्यवहार करते हैं। क्या करते हैं? निम्न सांद्रता पर वैद्युत अपघटनी विलयन की तरह तथा उच्च सांद्रता पर कोलाइड की तरह व्यवहार करते हैं, उसे क्या कहते हैं? सहचारी कोलाइड कहते हैं। सहचारी कोलाइड समझ में आया? इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? साबुन हो जाएगा, डिटर्जेंट हो जाएगा। साबुन तथा डिटर्जेंट का पानी के साथ घोल होता है, साबुन डिटर्जेंट नहीं होता है, साबुन और डिटर्जेंट का घोल होता है पानी के साथ। इसका ये स्ट्रक्चर होता है निम्न सांद्रता पर। देखो ऊपर में ये नहीं, इसका एक क्रियाविधि का ये फोटो है, देखो मिसेल क्या बोलते हैं? सहचारी कोलाइड है ना, सहचारी कोलाइड इसी को बोलते हैं मिसेल। अब मिसेल के निर्माण का जो क्रियाविधि होता है ये पूछता है 5 नंबर, मिसेल निर्माण की क्रियाविधि का वर्णन करें। तो मिसेल निर्माण के बारे में पहले क्या लिख देना है? पहले वही लिख देना है, मिसेल का परिभाषा लिख देना है। पहले परिभाषा लिख देना है और फिर उसके बाद लिख देना, परिभाषा लिखने के बाद लिख देंगे कि निम्न सांद्रता पर स्टीरेट आयन वही मिसेल में पाया जाता है। स्टीरेट आयन का हेड जो होता है यहाँ पर दिया हुआ ना फिगर में, तो यहाँ पर ये हो गया, हाँ ये स्टीरेट आयन मान लेते हैं, ये है निम्न सांद्रता और यह उच्च सांद्रता। निम्न सांद्रता पर क्या स्टीरेट ये आयन हो गया, इसका एगो हेड है और ये टेल है, इसमें क्या है? हेड है, टेल है। तो निम्न सांद्रता पर क्या होता है ना कि हेड जो होता है वो जलरागी होता है। जलरागी किसको बोलते हैं? जो जल से स्नेह करता है, मतलब जल की ओर आकर्षित होता है। तो इसका जो आगे का भाग होता है वो जल की ओर आकर्षित होता है, इसलिए इसका आगे का निम्न सांद्रता पर इसका हेड जो होता है वो जल की ओर होता है तथा टेल जो होता है जल के विपरीत दिशा में होता है निम्न सांद्रता पर। ठीक है, मिसेल यहाँ पर लिखा हुआ है परिभाषा में कि निम्न सांद्रता पर स्टीरेट आयन के हेड जलरागी तथा जलरागी जो जल की ओर होता है तथा टेल जल से दूर होता है जो कि जल विरागी होता है। क्योंकि टेल जो है जल विरागी होता है, वही बात लिखा हुआ है यहाँ तक। फिर निम्न सांद्रता के बाद उच्च सांद्रता में जाता है। उच्च सांद्रता में जब जाता है तो क्या हो गया? उच्च सांद्रता पर स्टीरेट आयन जल में डूब जाते हैं, जो जल के बाहर था और जल में डूब गया। डूबने के बाद क्या बोलता है? जहाँ स्टीरेट आयन के सभी टेल एक केंद्र की ओर संरेखित हो जाते हैं तथा हेड पानी की ओर होता है। इस प्रकार स्टीरेट आयन पुंज का निर्माण करते हैं, जिसे मिसेल कहते हैं। तो समझना क्या? पहले निम्न सांद्रता का स्टीरेट आयन हो गया, ये जल हो गया, स्टीरेट आयन हो गया, निम्न सांद्रता का एक विलयन हो गया। तो निम्न सांद्रता में जो हेड होता है जलरागी होता है और मिसेल का जो हेड होता है जलरागी होता है तथा स्टीरेट आयन का जो हेड होता है जलरागी होता है, टेल जो होता है जल विरागी होता है। तो निम्न सांद्रता पर हेड जो है जल की ओर आकर्षित होता है, टेल जो होता है जल की भी बाहर होता है। जब सांद्रता बढ़ाया जाता है, उच्च सांद्रता जब होता है तो उच्च सांद्रता में ये जो स्टीरेट आयन होता है पानी में डूब जाता है, जैसा कि परिभाषा में पीछे इधर पढ़े थे। स्टीरेट आयन पानी में डूब गया। पानी में डूबने के बाद जो टेल होता है एक केंद्र की ओर, मान लेते हैं कोई केंद्र है, इसकी ओर संरेखित होता है, मतलब सभी इसी की ओर घूम जाता है। एक केंद्र हो गया, इसकी ओर संरेखित हो गया। हेड जो है जल की ओर, हेड जलरागी भाग था तो हेड जल की ओर आकर्षित होगा, जल की ओर इधर उधर चला गया और उसका केंद्र पर एक जगह इसका टेल आ गया, कहा कि टेल जो है जल विरागी भाग है। इसी प्रकार करके एक पुंज का निर्माण करते हैं। ये जो गोल गोल बन गया एक पुंज बन गया। तो जो पुंज बनता है उसी को क्या बोलते हैं? आयन पुंज हो गया। इस प्रकार स्टीरेट आयन पुंज का निर्माण करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? मिसेल कहते हैं। तो हो गया मिसेल निर्माण का क्रियाविधि, यहीं पर है, यही का मतलब यही है, इतना ही मिसेल निर्माण का क्रियाविधि लिख देना है। पहले मिसेल की जगह तो इसको लिख देंगे, उसका क्रियाविधि लिख दिया, फिर फिगर बना दिए, हो गया काम खत्म उसका। फिर आता है क्राफ्ट तापमान, जिस तापमान से अधिक तापमान पर मिसेल का निर्माण होता है उसे क्राफ्ट तापमान कहते हैं। ना है नहीं बड़ी। फिर यहाँ पर क्या है? वह क्रांतिक सांद्रता, वही बात है, इस छोटा मोटा बात है पढ़ने। फिर एक आता है स्टीरेट आयन पर ही जो बेस्ड होता है मिसेल निर्माण पर, साबुन की शोधन प्रक्रिया, मतलब साबुन से जो कपड़ा साफ होता है उसकी प्रक्रिया कैसे होती है वो लिखना है। इससे भी वही चीज़ है, क्या लिखना है? साबुन में भी स्टीरेट आयन पाए जाते हैं। यहाँ जो पढ़े थे मिसेल निर्माण में कि स्टीरेट आयन जो होते हैं, सेम चीज़ वहाँ भी साबुन में स्टीरेट आयन पाए जाते हैं, जिसका हेड जलरागी, वही बात यहाँ जो लिखे थे वही बात यहाँ लिखना है। हेड जलरागी होता है, टेल जल विरागी होता है, ठीक है। और कपड़े की सतह पर उपस्थित तेल की बूंदें, मतलब जो कपड़ा पर दाग लगा हुआ दाग या तेल का कोई बूंद है, वो तेल की बूंदे के चारों तरफ मिसेल निर्माण होता है। जो प्रक्रिया इधर बताए थे मिसेल निर्माण का कैसे कैसे होता है, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर। तो वही कपड़े की जो सतह पर गंदगी होता है उसके चारों ओर ये इसका निर्माण होता है, मिसेल का निर्माण होता है।
मिसेल का निर्माण होने के बाद यहाँ पर दिया हुआ, मान लेते ये कोई कण हो गया, जैसे कोई गंदगी का कण हो गया, इसके चारों ओर मिसेल का ये निर्माण हो गया, ठीक है, मिसेल निर्माण होता है। और उसके बाद क्या होता है, जिसमें केंद्र पर तेल की बूंद होती है, यहाँ केंद्र है, केंद्र में तेल की बूंद मान लेते हैं, तेल की बूंद या कोई गंदगी का बूंद हो, तो यहाँ पर तेल की बूंद होती है, ठीक, उसके चारों ओर मिसेल का निर्माण हो गया, उसको पैक कर लिया तेल की बूंद को। जब पानी का बहाव दिया जाता है, पानी का बहाव दिया जाता है, जैसे इस पर हो गया ना, इस पर अगर पानी का बहाव देंगे ज़ोर से, तो ये जो हो गया जलरागी होता है, तो जलरागी के साथ जो है स्टीरेट आयन बाहर भाग जाएगा, है ना। पानी का बहाव दिया जाता है तब मिसेल पानी के साथ बह जाते हैं, मतलब बाहर निकल जाते हैं। और मिसेल के केंद्र में जो तेल की बूंदें पाई जाती हैं, जैसे इसको पकड़े हुआ है ना मिसेल चारों तरफ से निर्माण करके, जब पानी का बहाव दिया गया तो पानी का बहाव देने के बाद ये निकला, कपड़े के सतह से मिसेल निकल गया, उसके साथ साथ जो गंदगी था वो भी निकल जाता है। तो यही प्रक्रिया होता है, वो भी पानी के साथ जो तेल की बूंदें केंद्र में पाई जाती है वो भी क्या होता है, पानी के साथ बह जाता है। बस इतना ही होता है साबुन का शोधन प्रक्रिया, हो गया। फिर एक आता है कोलाइड बनाने की विधि। बनाने का दो या तीन विधि होता है। पहला विधि तो सबसे फेमस है ब्रीडिंग आर्क मेथड, मतलब ब्रीडिंग आर्क विधि। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, जैसे क्या है, इस विधि का उपयोग सब चीज़ के लिए रहता है। इसका सिर्फ गोल्ड सॉल्ट के लिए, सिल्वर सॉल्ट के लिए, जो जल्दी अभिक्रिया नहीं करता है किसी से, गोल्ड सिल्वर तथा प्लेटिनम सॉल्ट बनाया जाता है, मतलब गोल्ड सिल्वर से प्लेटिनम सॉल्ट के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि एक विलयन होता है, यहाँ पर दिया हुआ है, एक कहा गया है, जिसमें सिल्वर तथा एक बनाया जाता है, इसे गोल्ड तथा सिल्वर प्लेटिनम के दो रॉड किसी द्रव्य में रखे जाए। जैसे ये कोई कंटेनर ले लिया, उसके अंदर द्रव्य डाल दिए, ठीक है, ये कंटेनर, इसके अंदर द्रव्य डाल दिए, को है ना, कोई द्रव्य डालने के बाद दो रॉड, इसमें दो रॉड डाल देते हैं। किसका रॉड, जिसका हमको सॉल्व बनाना है, गोल्ड का सॉल्व बनाना है तो गोल्ड डाल देंगे, अगर सिल्वर का बनाना है तो सिल्वर का रॉड डाल देंगे। वही चीज़ है जिसमें गोल्ड तथा सिल्वर के सिल्वर या प्लेटिनम तीनों से किसी का भाई दो गो रॉड डाल देंगे, दो रॉड किसी द्रव्य में डाल दिया, माना कि कोई द्रव्य है, इसमें दो गो रॉड डाल दिया, ठीक है। तब रॉड के तथा रॉड जो है उसका बाहरी पृष्ठ जो अंदर, तो ये जल में मिला हुआ है, मान लेते हैं जल में भी डाल दिए, अंदर से ये जल में मिला हुआ है, और बाहर से जो है किससे मिला जोड़ देते हैं, हाई वोल्टेज के बैटरी से जोड़ देते हैं, हाई वोल्टेज का बैटरी जो है उससे जोड़ देते हैं। और जब दोनों रॉड में विद्युत प्रवाहित कराया जाता है बैटरी के द्वारा, तो दोनों रॉड के बीच में जो एक ये किसका आर्क मतलब होता है ये गोला का उत्पन्न होता है। जैसे पानी में नहीं, ऐसे ऐसे पानी रहता है, उसमें गोल 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 करके चक्कर जैसा एक निर्माण होता है, उसी को आर्क बोलते हैं। तो जब दोनों रॉड को द्रव्य में डाल के बाहर में हाई वोल्टेज के बैटरी से जोड़ के उससे विद्युत धारा का प्रवाह कराया जाता है, तो उसके बीच में क्या होता है, आर्क का निर्माण होता है। आर्क निर्माण होता है जिसका तापमान बहुत अधिक होता है, विद्युत धारा प्रभाव करते हैं, तो उसके वजह से इसका आर्क का निर्माण होता है। आर्क निर्माण होने से इसका जो तापमान जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, तो अधिक तापमान रहेगा तो ये जो दोनों रॉड है वो पिघल जाता है। मतलब दिया हुआ है ना कि जिसका तापमान बहुत अधिक होता है, और अधिक तापमान के कारण रॉड जो होता है वो वाष्पित होने लगता है। वाष्पित मतलब पिघलने लगता है, या जिसे आइस चैम्बर मतलब गर्म हो गया, वाष्पित होकर पिघलने लगे, तो फिर इसको ठंडा करने के लिए क्या करते हैं, इसको दूसरे चैम्बर में रखते हैं, और उस चैम्बर में क्या डाल देते हैं, बर्फ़ डाल देते हैं, आइस का चैम्बर। आइस चैम्बर मतलब वही बर्फ़ डाल देते हैं चारों तरफ से, और उसको कंटेनर, एक तरह से समझने के लिए एग्जाम्पल है कि कंटेनर ले लिए और उसके अंदर ये बर्फ़ डाल दिए उसको ठंडा होने के लिए। वही बात है, अधिक तापमान के कारण रॉड वाष्पित होता है, जिसे आइस चैम्बर के द्वारा संघनित करके मतलब ठंडा करके कोलाइड के कणों में परिवर्तित कर दिया जाता है। बस हो गया, इतना सही विधि है। सबसे पहले क्या करते हैं, इस विधि का उपयोग गोल्ड सिल्वर तथा प्लेटिनम सॉल्ट के लिए किया जाता है, तथा गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम के जो भी है उसको दो रॉड लिया जाता है, दो रॉड लिया, एक विलियन में डाल दिया, और विलियन में डालने का जो बाहर से होता है, बाहर से एक हाई वोल्टेज के बैटरी से जोड़ दिया। हाई वोल्टेज के बैटरी से जोड़ने के बाद उसको क्या किया, उससे जब विद्युत धारा का प्रवाह कराएगा तो नीचे में जो विलियन में दोनों रॉड के बीच का दूरी था उसके बीच में क्या होता है, आर्क का निर्माण होता है। आर्क बोले तब गोला का निर्माण हुआ, और उसका जो आर्क का जो तापमान होता है बहुत ज़्यादा होता है। ज़्यादा तापमान के कारण ये जो रॉड है वो पिघलने लगता है, वाष्पित होने लगता है, जिसको ठंडा करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, आइस चैम्बर का, मतलब बर्फ़ के कई पहाड़ी आवरण का उपयोग किया जाता है, जिससे ठंडा करके फिर उसको कोलाइड कण में परिवर्तित कर दिया जाता है। हो गया, इतना ही है। फिर है पेप्टाइजेशन। पेप्टीकरण की क्रिया क्या होती है, किसी अवक्षेपण में उपयुक्त वैद्युत अपघट्य को मिलाकर हिलाया जाता है।
हाँ, ये चीज़ एगो इम्पोर्टेंट है। एगो होता है पेप्टिकरण और एगो होता है स्कंदन। देखो इसमें कंफ्यूज होता है स्कंदन और पेप्टिकरण। कैसे होता है पेप्टिकरण? एक मिनट। पेप्टिकरण स्कंदन में क्या होता है देखो, इसे करना है उसका आयन सूचित कर लेते हैं। मतलब कोलाइड बनाने का एक विधि हुआ ये स्कंदन और पेप्टिकरण। इसमें क्या करते हैं कि जैसे कोई अवक्षेप है, अवक्षेप नहीं मतलब अवक्षेप भी बनता ही है। इसका एक मिनट देखते हैं यहाँ पर परिभाषा। सॉरी, पायस द्रवरागी कोलाइड, द्रव्यरागी कोलाइड, फिर आगे भी है विद्यादान कोलाइड, साबुन शोधन की क्रियाविधि, कोलाइड बनाने की विधि, ब्रेडिंग आर्क मेथड। दूसरा है रासायनिक विधियाँ, पेप्टिकरण, स्कंदन होता है उपयुक्त वैद्युत अपघट्य को मिलाकर। देखो तो क्या है, एक होता है स्कंदन और एक होता है पेप्टिकरण। तो ये कोलाइड बनाने का एक विधि है, दोनों मतलब एक ही प्रक्रिया है, उसी में दो पार्ट है। पहला पार्ट क्या होता है कि जब कोलाइडल विलयन में उपयुक्त वैद्युत अपघट्य, जब कोई विलयन है कोलाइडी विलयन है उसमें उपयुक्त विद्युत अपघट्य को मिला दिया जाता है। एक मिलाने पर कोलाइडल कणों के आवेश उदासीन होकर अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाते हैं। जैसे इसको एग्जाम्पल से समझाते हैं। ऐसे कोई कोलाइडल विलयन हो गया, इसमें कोलाइडी विलयन में कोई उपयुक्त वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य मतलब क्या, जो विद्युत अपघटन देने पर अपने आयनों में टूट जाते हैं। जैसे NaCl मान लेते हैं, NaCl एक विद्युत अपघट्य होता है, इसमें विद्युत अपघट्य होता है, इसको इसमें मिला दिए विलयन में तो ये हो गया विद्युत अपघटनी विलयन। जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे तो Na+ और Cl- से मतलब अपने आयनों में टूट जाता है, तो इसे बोलते हैं विद्युत अपघट्य। जब यही हो गया, जब कोलाइडी विलयन में कोई उपयुक्त विद्युत अपघट्य मिलाते हैं, है क्या है, तो कोलाइडी कणों के आवेश उदासीन हो जाते हैं। यहाँ पर जो कोलाइडी कण है इसके अंदर मान लेते कोई कोलाइडियल कण है, और इसके जो कण होते हैं कोलाइडी कण के आवेश, कण जो होते हैं वो उदासीन हो जाते हैं। इसके आवेश जो होते हैं कण के ऊपर आवेश उदासीन हो जाते हैं तथा ये अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाते हैं। और यही नीचे बैठ जाना स्कंदन कहलाता है। स्कंदन का प्रक्रिया क्या हुआ कि किसी कोलाइडल विलयन में उपयुक्त वैद्युत अपघट्य के मिलाने पर कोलाइडल कणों का आवेश का उदासीन होकर अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाना स्कंदन कहलाता है। ये हो गया स्कंदन का परिभाषा। फिर उसके बाद आता है पेप्टिकरण। यही जो अवक्षेप जो ये बना ना, स्कंदन की प्रक्रिया में बने अवक्षेप को उपयुक्त वैद्युत अपघट्य मिलाने पर उपयुक्त वैद्युत अपघट्य, इसका जो अवक्षेप बन गया माना अवक्षेप ये बन गया। और अवक्षेप को क्या किए कि इसमें भी फिर से उपयुक्त वैद्युत अपघट्य मिला दिए, और उपयुक्त वैद्युत अपघट्य मिलाकर परिक्षिप्त माध्यम के साथ मिलाकर हिलाने से, मतलब कोई ये माध्यम हो गया, परिक्षिप्त माध्यम हो गया। परिक्षिप्त माध्यम क्या है, जो ज़्यादा मात्रा हो गया, ये अवक्षेप बनाकर और उसमें उपयुक्त विद्युत अपघट्य मिलाकर, जैसे यहाँ पर कोई विद्युत अपघट्य अवक्षेप के साथ विद्युत अपघट्य मिलाकर इसमें अगर डाल देते परिक्षेपण माध्यम में, इसको अच्छा से हिलाया जाता है, तो वही हिलाने के बाद क्या बनता है, कोलाइडी विलयन का निर्माण होता है। दो प्रक्रिया होता है स्कंदन, मतलब कोलाइडल विलयन जो होता है उसमें उपयुक्त वैद्युत अपघट्य मिलाकर कोलाइड मिलाने पर क्या होता है, कोलाइडल कणों के आवेश उदासीन हो जाते हैं तथा अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाते हैं। और यही अवक्षेप में उपयुक्त वैद्युत अपघट्य फिर से मिलाकर जब इसे दूसरे परिक्षेपण माध्यम में मिलाया जाता है और अच्छे से हिलाया जाता है, तो इस प्रकार कोलाइडी विलयन का निर्माण होता है, जिसको क्या कहते हैं, पेप्टिकरण कहते हैं, मतलब पेप्टिकरण की प्रक्रिया कहते हैं। तो यही चीज़ है पेप्टिकरण। अवक्षेप है ना, किसी अवक्षेप में उपयुक्त वैद्युत अपघट्य मिलाकर हिलाया जाता है तब कोलाइडी विलयन का निर्माण होता है। इस विधि में अवक्षेप अपने पृष्ठ पर एक प्रकार के अणु को अधिशोषित कर लेते हैं। यहाँ पर है ये कोलाइडी विलयन हो गया मतलब, और इसकी फिगर नहीं समझ। यही पेप्टिकरण का प्रक्रिया, जब अवक्षेप में उपयुक्त वैद्युत अपघट्य मिलाकर हिलाया जाता है तो कोलाइडी विलयन का निर्माण होता है, जिसे पेप्टिकरण कहते हैं। और पेप्टिकरण में जो विद्युत अपघट्य जो मिलाया जाता है, क्वेश्चन आता है पेप्टिक कारक किसे कहते हैं, तो ये जो विद्युत अपघट्य उपयुक्त विद्युत अपघट्य मिलाया गया उसी को बोलते हैं पेप्टिक कारक। तो यहाँ तक तीसरा विधि क्या है, रासायनिक विधि। रासायनिक विधि में भी कुछ विधि आता है, द्विक अपघटन हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, अपकरण हो गया, जल का अपघटन, तो ये नॉर्मल विधि है। फिर कोलाइडी कण का क्या होता है, गुण आता है। गुण में
ब्राउनी गति किसे कहते हैं, टिंडल प्रभाव हो गया। ब्राउनी गति, टिंडल प्रभाव। ब्राउनी गति कुछ नहीं, मतलब छोटा सा ही है कि कोलाइडी कणों को जब देखा जाता है माइक्रोस्कोप से गौर से देखा जाता है, तो उसके जो कण होते हैं इधर उधर गति करते रहते हैं, अनवरत गति करते रहते हैं, उसी को कहते हैं ब्राउनी गति। फिर उसका आ जाता है टिंडल प्रभाव। 10th में भी पढ़े थे। टिंडल प्रभाव क्या होता है, जब प्रकाश की किरणों को कोलाइडी विलयन से गुजारा जाता है तो कोलाइडी कणों से टकरा कर, जैसे मान लेते हैं ये कोलाइडी विलयन हो गया कोई, और इसमें प्रकाश का किरण इससे गुजारा गया, तो या जो कोलाइडी कण से टकरा कर प्रकाश का किरण जो इधर उधर फैल जाता है, विलयन ले सकते हैं या विलयन नहीं, और कोलाइडी कणों से टकरा कर प्रकाश का इधर उधर फैल जाना तथा जो प्रकाश का गमन पथ का दिशा दिखता है उसे ही क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ परिसर, जब प्रकाश की किरणें किसी कोलाइडी विलयन से गुजरती है तब कोलाइडी कणों से टकराकर विभिन्न दिशाओं में विस्तृत हो जाती है, जिस कारण प्रकाश का पथ दिखाई देता है। और कोलाइडी विलयन का यह गुण ही टिंडल प्रभाव कहलाता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रकाश की किरण का कोलाइडी विलयन से गुजारने पर कोलाइडी कणों द्वारा कोलाइडी कणों से टकराकर विस्तृत होने की प्रक्रिया टिंडल प्रभाव कहलाती है। वही बात है, टिंडल प्रभाव का 2 शर्त होता है। पहला होता है कि परिचित प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के बीच का अपवर्तनांक अधिक नहीं होना चाहिए। जो परिचित प्रावस्था होता है कोलाइड में और परिक्षेपण माध्यम होता है, उसके बीच का अपवर्तनांक अधिक होना चाहिए। मतलब अपवर्तनांक जो इसका हो गया परिचित प्रावस्था का और परिक्षेपण माध्यम का, इसके बीच का जो अपवर्तनांक है उसका अंतर अधिक होना चाहिए, मतलब एक ज़्यादा या एक कम, या एक कम एक ज़्यादा, ठीक। और दूसरा है कोलाइडी कणों से प्रकीर्णित प्रकाश का तरंगदैर्ध्य तथा कोलाइडी कणों से टकराने वाले प्रकाश का तरंगदैर्ध्य, दोनों में अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। जैसे मान लिए ये कोई आया प्रकाश है कोलाइडी कण से और ये टकरा के इधर उधर फैला, तो इसका जो तरंगदैर्ध्य है और इसका तरंगदैर्ध्य है, दोनों में अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। वही बात है, 2 गुना। फिर 2 शर्त है टिंडल प्रभाव का। कोलाइडी विलयन के 2 गुण बता दिए, ब्राउनी गति और टिंडल प्रभाव। तीसरा गुण क्या है, अनुसंख्यक गुणधर्म। अनुसंख्यक गुणधर्म में क्या होता है, जब समान सांद्रता पर कोलाइडी विलयनों के अनुसंख्यक गुणधर्म वास्तविक विलयन से कम पाया जाता है, क्योंकि समान सांद्रता पर कोलाइडी कणों की संख्या वास्तविक विलयनों की संख्या से कम होती है। समान सांद्रता पर मतलब जो नॉर्मल सांद्रता होता है उस पर कोलाइडी विलयनों का अनुसंख्यक गुणधर्म जो होता है वो वास्तविक विलयन से कम पाया जाता है। 1 मिनट इसको मान लेते हैं, ये समान सांद्रता का विलयन हो गया, ठीक। कोलाइडी विलयन, इसमें जो विलयन के जो कण होते हैं इसकी जो सांद्रता होती है, कणों की सांद्रता, समान सांद्रता पर कोलाइडी विलयनों का अनुसंख्यक गुणधर्म। 1 मिनट, समान सांद्रता, हाँ ये देखिए, ये समान सांद्रता का विलयन हो गया। इसमें जो कोलाइडी कणों की संख्या होता है ना, वास्तविकता में जो इसका कोलाइडी कणों का संख्या होता है उससे कम पाया जाता है। समान सांद्रता अलग चीज़ है और वास्तविक सांद्रता अलग चीज़ है। तो समान सांद्रता पर जो कोलाइडी कणों की संख्या होती है सो कम होती है और वास्तविक सांद्रता पर कोलाइडी कणों की संख्या ज़्यादा होती है। तो वही कोलाइडी और अनुसंख्यक गुणधर्म जो होता है कणों की संख्या पर निर्भर करता है, इसलिए जब कम कणों की संख्या होगी तो उसका अनुसंख्यक गुणधर्म कम होगा, और जब कणों की संख्या अधिक होगी तो उसका अनुसंख्यक गुणधर्म भी क्या होगा, अधिक होगा। तो वही बात लिखा हुआ, समान सांद्रता पर कोलाइडी विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म वास्तविक विलयन से कम पाया जाता है, क्योंकि समान सांद्रता पर कोलाइडी कणों की संख्या वास्तविक विलयन के कणों की संख्या से कम होती है। बस यही बात है। और चौथा में क्या है, कोलाइडी विलयन के रंग 3 गुण हो गया, और चौथा गुण है कोलाइडी विलयन के रंग। तो इसमें भी कुछ नहीं है, कोलाइडी विलयनों के रंग इस बात पर निर्भर करते हैं कि कोलाइडी कणों से प्रकीर्णित होकर किस तरंगदैर्ध्य का प्रकाश आता है। मतलब कोलाइडी कण है, इधर से श्वेत प्रकाश आता है, श्वेत प्रकाश का कई 7 गो रंग होता है, और इस पर निर्भर करता है कि जिस तरंगदैर्ध्य का प्रकाश आएगा उसी प्रकार का प्रकाश दिखाई देगा। जैसे देखते होंगे एक एग्जाम्पल में होता है कि आकाश का जो रंग होता है वो नीला दिखाई देता है। नीला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि सूर्य से आने वाला प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित कोलाइडी कणों के से टकराकर नीला प्रकाश, मतलब नीला प्रकाश का जो तरंगदैर्ध्य होता है उसका ये करता है, फैलाता ज़्यादा है, इसलिए नीला दिखाई देता है। समझा नहीं पा रहे अच्छा से, लेकिन वही बात होता है। एग्जाम्पल यहाँ भी एक देख लेते हैं। सूर्य की प्रकाश जब वायु में उपस्थित कणों से टकराती है तब प्रकाश प्रकीर्णित होता है, जिस प्रकार वही बात है, जिस प्रकार आकाश का
आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। श्वेत प्रकाश आता है उधर से, जिसका 7 रंग होता है। जब वायुमंडल में उपस्थित कणों से टकराते हैं, कौन कण से, कोलाइडी कण से टकराती है तो प्रकाश प्रकीर्णित हो जाते हैं, टकरा के इधर उधर फैल जाता है और हमारे आंखों तक किस तरह का प्रकाश पहुंचता है, नीले रंग का जो प्रकाश होता है सो पहुंचता है। तो वही इसी के कारण आकाश जो दिखाई देता है नीला दिखाई देता है। ये हो गया गुण हो गया। कोलाइडी विलयन के गुण 5 नंबर में इसे पूछ सकता है। और इसका बनाने का विधि, कोलाइड में बस यही 2-3 चीज़ याद करना है कि द्रवरागी और द्रवविरागी कोलाइड किसे कहते हैं, एक हो गया। इसमें अंतर भी लिखना है। फिर दूसरा क्या होता है, मिसेल निर्माण की क्रियाविधि। ठीक, मिसेल निर्माण की क्रियाविधि से ही साबुन शोधन की क्रियाविधि भी क्लियर हो जाता है। तो ये 2 हो गया। फिर तीसरा में बनाने की विधि और जो इसका गुण है, गुण लिख देना बस, हो गया। उतना ज़्यादा कुछ लिखना है। अनुप्रयोग में बस 2-3 अनुप्रयोग लिखना है। चर्म शोधन में मतलब चमड़ा के शोधन करने में कोलाइडी विलयन का उपयोग किया जाता है। व्याधि मतलब रोगियों के उपचार करने में कोलाइडी विलयन का उपयोग होता है। धुआं से विद्युत क्षेत्र का कार्बन को अवक्षेपित करने में होता है। इसे करके एग्जाम्पल है, बस यहीं पर आके चैप्टर हो जाता है ख़त्म। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस पढ़ना है, याद करना है। ज़्यादा कोई फार्मूला वगैरह ये सब नहीं है, बस याद करना है, प्रैक्टिस करते जाना है। प्रैक्टिस है मेन चीज़। मेरा देख सकते हैं हम कैसे प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ से स्टिकी नोट्स लेके सारा अपना टॉपिक, जो चैप्टर का टॉपिक लिख दिए और उसका टॉपिक पढ़ के, इसमें से टॉपिक पढ़ के अपने से जितना मतलब समझ में आता है, जितना याद है उतना लिख देना है। सब चीज़ में वही किए हुए हैं। कहाँ गया, वो वाला पेज कहाँ गया, 1 मिनट। जाने दो, पेज बाद में मिल जाएगा। मेन चीज़ क्या है कि टॉपिक लिख लेना है। टॉपिक लिखने के बाद जो टॉपिक से मतलब टॉपिक को पढ़ के, जैसे ये इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, हटा हुआ है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। ये टॉपिक चैप्टर का नाम लिख दिया ऊपर, चैप्टर का नाम लिखने का टॉपिक लिख दिया। टॉपिक लिखने के बाद क्या है, उसकी टॉपिक के बारे में कितना जान रहे हैं, जैसे यहाँ पर इसका बनाया हुआ है, तो यह है, इसको साटना पड़ेगा। ये है ना, यहाँ पर खनिज है तो खनिज के बारे में लिखेंगे कि क्या जानते हैं उसके बारे में यहाँ लिख दिए। फिर उसके बाद अगला टॉपिक क्या है, अयस्क से कहते हैं, अयस्क का लिख दिए। फिर 4 गो धातु हो गया, उसका अयस्क का नाम फार्मूला लिखना है, तो वो आता है, याद आता है, सो याद करके और उसको लिख देना है। एक बार में जितना टॉपिक क्लियर हो सके याद करके लिख के उसको टिक मारते जाना। जो छोटा टॉपिक है मतलब 2 नंबर के लायक और छोटा टॉपिक उसको पहले लिखेंगे ऊपर में और उसको लिख के ख़त्म करते जाएंगे, वो क्लियर हो गया। और उसके बाद उसका लॉन्ग लिखेंगे, जैसे यहाँ निष्कर्षण हो गया, निष्कर्षण का लॉन्ग थोड़ा आता है फॉर्मूला, तो लास्ट में लिखेंगे उस टॉपिक को। ऐसे करके नोट्स बनाना है और उसके बारे में लिखते जाना। तो एक तरह से प्रैक्टिस हो गया। प्रैक्टिस से अपना पूरा क्लियर हो जाता है चैप्टर, एक ही बार में पूरा ख़त्म। यही चीज़ है चैप्टर 5 का मेरा नोट्स है कि टॉपिक लिख लिए, टॉपिक लिखने के बाद उसके बारे में जितना जानते हैं उसको लिख लिए कॉपी में। और फिर अगर रिवाइज भी करना आता है तो यही कॉपी अपना लिए, कॉपी फेयर कॉपी नहीं पढ़ता है, यही वाला कॉपी लिए, इसी में एक पेज में सारा लिखा हुआ है। टॉपिक पढ़ लिए, टॉपिक पढ़ने के बाद अपना याद कर लिए, एक नज़र देखना बस, याद आ जाएगा अपने सारा चीज़। वही चीज़ करना है। फिर यहाँ से कवर कंप्लीट करना है, फिर चैप्टर ख़त्म। उसके बाद अगला चैप्टर में भी ऐसे ही करते जाना है। ये दूसरे चैप्टर का हो गया, ये भी दूसरे चैप्टर का हो गया, ऐसे करके ये अपना सारा कवर करते जाना है, हो जाएगा। बस याद करने का, याद करना है, लिख के याद करते हैं, ऐसे सारा प्रैक्टिस अपना हो जाता है। ठीक है।